बड़े फंड मैनेजर्स में से एक कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए 2025 क्या कह रही है आपकी क्रिस्टल बॉल, कैसा रह सकता है ये साल और क्या निवेशक एक्सपेक्ट करें इस साल? गुड मॉर्निंग अनुज। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और सारे सारे दर्शकों को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और लाभदायक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सो देखिए अनुज, जैसा है कि हमने 2024 एक जो है बहुत शानदार साल रहा है रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से। और पिछले 3-4 साल भी बहुत अच्छा माहौल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट्स का। इन्वेस्टर्स ने काफी बढ़िया कमाई की है। तो मेरा ये मानना है कि 2025 का साल शायद उतना अच्छा नहीं हो जितना हमने पिछले कुछ साल देखे हैं, पर ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। इन्वेस्टिंग जो है उसमें कैलेंडर ईयर से वेल्थ क्रिएशन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो एक लॉन्ग पीरियड के अंदर वेल्थ क्रिएशन जो होनी होती है वो होती है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट हो सकता है चैलेंजिंग हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, पर इस ये साल भी स्टॉक पिकर्स का मार्केट रहेगा जो अच्छे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट कर सके, अच्छी मैनेजमेंट कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करे, तो ये भी ठीक रहेगा। अच्छी बात यह है कि भारत के बाजारों में और भारत की अर्थव्यवस्था में कोई एक स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है जो हमारी एक जो जर्नी है इसको डीरेल कर सके, इसको डिस्टेबलाइज कर सके। तो मुझे कोई आउटसाइड रिस्क नहीं लगती है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। बाहर के कुछ चीजों को लेके हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे शॉर्ट टर्म रिस्क आती रहे, पर वो जब भी आएंगी मैं मानता हूँ कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी होंगी। तो ये साल को हमें ये देखना चाहिए कि ये साल इतना स्मूथ नहीं होगा जितना शायद पिछला साल हो, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखें और उस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते रहे और इन्वेस्टेड रहे। सबसे बड़ी थीम्स आपके हिसाब से क्या होंगी? आपने काफ़ी बड़ी बेट ली थी पिछले साल, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में। क्या ये थीम इस साल भी आउट परफॉर्म करेगी और क्या फाइनली आपको लग रहा है कि जो थोड़ा सा हमने गवर्नमेंट कैपेक्स में स्लो डाउन देखा है इलेक्शन ईयर की वजह से, क्या उसमें इस साल रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रहेगी? मैं मानता हूँ कि देखिए ये साल इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन के बाद सरकार आती है, थोड़ा जायज भी है कि स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि सरकार अपने नए प्लान बनाएगी अगले 5 साल के हिसाब से। सो मुझे लगता है पिकअप कर लेगा 2025 में, उसमें पिकअप हो जाना चाहिए क्योंकि सरकार की नीयत बड़ी साफ है कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे बनाना है, अर्जेंटली बनाना है। तो आज अगर भले चाहे वो रेल हो, रोड हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हर हर सेगमेंट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की फोकस है, स्ट्रैटेजी है। तो एग्जीक्यूशन कई बार कोई भी कारणों से हो सकता है डिले हो, तो जो हमने देखा वो मुझे लगता है उसका था, पर ये साल में मुझे लगता है पिकअप होगा और उसका फायदा पूरे अर्थव्यवस्था को होगा। मीनवाइल वीरू, देखिए मार्केट में रिकवरी आ गई, और जो हम थोड़ा सोच भी रहे थे ना कि दोनों तरफ की ट्रेड्स देखने को मिलेंगी। बैंक निफ्टी में खास तौर से एकदम से रिकवरी आई। सॉरी वीरू, आपका सवाल विकास जी के लिए। जी विकास जी, अब अनुज ने बैंक्स का जिक्र किया तो बैंक्स पे बात करते हैं। आपका कन्विक्शन हिस्टोरिकली पीएसयू बैंक्स पर रहा भी है, लेकिन विकास जी ये जो कल रिपोर्ट थी आरबीआई की जिसमें आने वाले समय के लिए थोड़ा चिताया है आरबीआई ने, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के लिए, रिगार्डिंग सब्सटेंशियल जो एनपीएज है बढ़ सकते हैं। आप बैंक्स के मद्देनज़र इसको कैसे रीड करेंगे? CY25 आपको बैंक्स के लिए लग क्या रहा है और आपका झुकाव क्या पीएसयूज की तरफ ज़्यादा रहेगा ऐसे में? देखिए आई थिंक अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर 24 बैंकों के लिहाज से इतना अच्छा साल नहीं रहा। 23 बहुत अच्छा था, 24 में उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। पार्टली जो भी आप कंसर्न बात कर रहे हैं, बीच में आरबीआई ने और भी चेताया था अनसिक्योर्ड लोन को लेके। तो मैं एक तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो हमारा रेगुलेटर है उन्होंने एक बहुत शानदार काम किया है, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। क्योंकि उनका एक काम होता है जब भी थोड़े एक्सेस हो तो इंडस्ट्री को नकल डाल करके उसको कंट्रोल किया जाए, और जब तकलीफ होता है उसको सपोर्ट किया जाए। ये काम एक रेगुलेटर का होता है। तो वो जो आज प्रोएक्टिवली इंडस्ट्री के अंदर बड़ी रिस्क आने से बचाए जा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी है। इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है रिटर्न 2, 4, 5 क्वार्टर के लिए फर्क पड़े, पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारा रेगुलेटर हमको एक प्रोएक्टिवली नज कर रहा है कि भाई आप रिस्क को देखो, सारे सिस्टम को नज कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिक क्वालिटी की जो सस्टेनेबिलिटी वो बनी रहती है।
और जो एक्सेस हो जाते हैं वो बड़ी बनने से पहले ही करेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा माइक्रो फाइनेंस में पिछले 2 क्वार्टर में रेगुलेटर की नज़र की वजह से ऑलरेडी आई थिंक जो 2-4 बैंक के जिन्होंने अपना एक्सपोज़र था, कम किया, प्रोवाइड किया और आने वाले वापस जिस प्रॉब्लम बहुत बड़े बनने से पहले। तो ये हेल्दी है, मैं मानता हूँ 2025 का साल पूरे सेक्टर के लिए अच्छा होगा। शायद जो 24 में नहीं कर पाए वो 25 में करेंगे इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स के अंदर भी अच्छे करेक्शन आए हैं, हमने 30-35% के ऊपर से करेक्शन देखे हैं, जबकि बैंकों की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, 14-15% की आरओई की रेंज है, तो कुछ बैंक्स तो बिलो बुक मिल रही हैं। तो मैं मानता हूँ वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर मैं इस नज़रिए से देखूँ तो ये सेक्टर शायद हमें इस साल आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा अक्रॉस द बोर्ड। कि अच्छा, इन्वेस्टर्स को विकास जी इस वक्त कैपिटल गुड्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हमने मिड 24 तक, इवन आई थिंक जुलाई अगस्त तक कैपिटल गुड्स में बड़े वाइल्ड स्विंग देखे, और उस वक्त ये बात भी हो रही थी कि शायद हम वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। इस बात के मद्देनज़र कि हमारे केपेक्स में काफ़ी स्लो डाउन आया है, स्पेशली प्राइवेट केपेक्स में, बहुत सारी कंपनियों को हमने अपने रेलवे कारोबार से हटते हुए देखा है दूर। उन्होंने या तो सेल ऑफ किया है उसको, रेलवे कारोबार को। आपको क्या लगता है, ये अभी कूलिंग ऑफ कैपिटल गुड्स में जारी रहेगी, और कब तक स्टेबिलिटी की आपको लगता है, उम्मीद है कि बाय मिड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल? आई थिंक देखिए, पहली बात तो हम लोग क्या है, इंडस्ट्री को और मार्केट को शॉर्ट टर्म में कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ डज नॉट मीन कि कंपनीज में बिजनेस नहीं है और कंपनी ठीक नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स के अंदर एक पहले कोई बिलीवर नहीं था, जब बिलीवर हुआ तो सडनली वैल्यूएशन ऐसे स्विंग हो गए कि सबको लगा कि यहीं पे अपॉर्चुनिटी है। तो जो वैल्यूएशन और स्विंग हो गए, कंपनी 80-100 के पी पे चलने लगी, विच इज नॉट द केस। वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आने वाले 4-5 सालों की ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी होती है। तो मैं मानता हूँ जो हेल्दी करेक्शन है बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी जो केपेक्स साइकिल है वो कोई 1-2 साल की केपेक्स साइकिल नहीं है, ये 5-7-10 साल की केपेक्स साइकिल है। तो मेरे को ओवरऑल सेगमेंट में पूरा कन्विक्शन है, और जो करेक्शन है बहुत अच्छा करेक्शन है। अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स जैसे आप अपने स्क्रीन पे एल&टी दिखा रहे हैं, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। नाउ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छे इन्वेस्टेबल के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेक्टर तो चलेगा अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है, अगर इंडिया में फैक्ट्रीज बननी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना है, करेंगे कौन? इट बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज द कैपिटल गुड सेक्टर, बोथ इक्विपमेंट एंड द डूअर्स। सो मैं मानता हूं कि अगेन सेक्टरल बेसिस बोलना एक डायरेक्शन में अच्छा है, बट इवेंचुअली हमको जाके अच्छी कंपनी राइट वैल्यूएशन पे ढूंढनी पड़ेगी। तो पैसा बनने के लिए सेक्टर में बहुत जगह है, और जहां जहां करेक्शन होता है मैं तो ये कहूंगा इवेल्युएट कीजिए वेदर उनका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है कि नहीं है, पर ये सेगमेंट प्रॉमिसिंग है। बिल्कुल। तो चलिए, ये इस समय कुछ और व्यूज़। अच्छा विकास जी, पिछले क्वार्टर में सबसे बड़ा एक्सीडेंट्स जो हमने देखे थे उनमें से एक था एशियन पेंट्स। आई मीन जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं उसको, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स ने काफ़ी डी रेटिंग देखी, खासतौर से कंजम्पशन स्पेस में। यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट के साइंस इस साल देखेंगे क्या आपके हिसाब से? देखिए, ये एशियन पेंट, अगर मैं कुछ एक पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स थे जिनको क्वालिटी स्टॉक बता दिया गया कि क्वालिटी मतलब यही, वो क्वालिटी स्टॉक एक जब इकोनॉमी खराब तरीके से गुजर रही 2012 से 17-18 के बीच में, तब ये चले आप बोले डिफेंसिव कह लो या फिर उस चक्कर में रीरेट हो गए। पर और स्पेशली कमिंग टू ईच इंडस्ट्री स्पेसिफिक, एशियन पेंट में कंपटीशन आ रहा है, एक मोनोपोली से मल्टीपल कंपटीशन आ रहा है, हाई वैल्यूएशन है। इट्स अ वेरी नेचुरल की डी-रेटिंग होगी, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। इसमें कोई कोई वो बड़ी बात नहीं है। हमने तो पिछले 5 साल में none of these stocks we bought because we could see that there will be under a de-rating possible, and according to me still it is long way to go, because आप देखिए अगर आप इनके वॉल्यूम ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ तो काफी लिमिटेड है। तो मैं मानता हूं कि there are better risk reward opportunities available elsewhere in the market than remaining invested to these companies. They are wonderful companies, no doubt about it. They have created significant wealth over the years, but they may not be in a particular phase of period. They may not be great investments. So that is where I think investors have to be discerning about कि कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए. Great company does not mean great investment, and at times so-called not so great company can be great investment. So this is where the risk reward of a framework of investors come in a very big way.
ओके, चलिए अब एक सेक्टर और बात कर लेते हैं, फार्मा CDMO। यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं। आपने कुछ ऐड किया क्या अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर? भैया हमने फार्मा, हेल्थ केयर, सीडीएमओ हमारे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा ओवरवेट हिस्सा है। ये आज से नहीं है, पिछले 2 ढाई साल से है और ये मैं मानता हूँ कि ये अगले 5-7 सालों तक बहुत बड़ा बना रहेगा। और जैसा कि आपने एक बात बताई, आपने जैसे कंज्यूमर की बात की, मेरे को लगता है फार्मा हेल्थ केयर इज़ बेटर देन कंज्यूमर, कि जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन काफ़ी कम है, काफ़ी कंज्यूमर कंपनीज से लेके, तो अगेन इन्वेस्टर्स को वो देखना। तो मैं मानता हूँ हेल्थ केयर फार्मा इज अ वेरी वेरी बिग opportunity over next 5-7 years, not only now. Hence there should be significantly large allocation. We have a very large overweight in the entire space. ओके, चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय देने के लिए। 2025 में